औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अरमग़ान नजफ़ की जानिब से मैं सैयदा अमीन ज़हरा रिज़वी एक बार फिर आपके सामने आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी तरफ़ से तमाम देखने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर डाइटिशियन डॉक्टर शबनम रिज़वी साहिबा मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने 30 साल इसी शोबे में ख़िदमत अंजाम दे रही हैं। आज एक बार फिर हमने इनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है क्योंकि ईद उल ज़ुहा के जिस महीने में हम दाखिल हो गए हैं, इसकी पहली से 9 ज़िलहज के तक के रोज़े रखने का बहुत सवाब है और 10 ज़िलहज को हर मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए अपने घरों में क़ुरबानी करते हैं। तो इस सिलसिले में कि क़ुरबानी का जो गोश्त है उसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें से क्यों स्मेल आती है, कुछ सवालातों के जवाबात के लिए हमने डॉक्टर शबनम रिज़वी को बुलाया है और इनसे हम सवालात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर शबनम रिज़वी साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा मदऊ करने का। जी, बस कुछ सवालात हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। सबसे पहले ये कि गोश्त का जो इस्तेमाल है वो इंसानी जिस्म के लिए कितना मुफीद है? देखिए, आपको पिछले मेरे प्रोग्राम से याद होगा कि हम हमेशा बैलेंस डाइट की बात करते हैं, जिसमें प्रोटीन्स यानी कि गोश्त, मछली, मुर्गी, दालें ये सब शामिल होता है। इज़ बेसिकली अ बेसिक पार्ट ऑफ द डाइट, ठीक है। उसके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप हमेशा बैलेंस डाइट लें, जिसमें आपके पास थोड़ा सा गोश्त का हो गया, थोड़ी दालें हो गई, थोड़ी सब्ज़ी हो गई, थोड़ी रोटी हो गई, थोड़ा सलाद हो गया, और यूँ ये बैलेंस डाइट होता है। लेकिन प्रोटीन्स हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक तरह से हमारे जिस्म में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। वो हमें बीमारियों से बचाता है, वो हमें तवानाई देता है ताकि हम डेली एक्टिविटीज़ कर सकें, और जो बॉडी के अंदर जो सारे सिस्टम्स रन हो रहे होते हैं उनकी ये ज़रूरत होती है। मतलब इट इज़ पार्ट ऑफ आवर बेसिक लाइफ। जैसे पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बेहतरीन बैलेंस डाइट भी हमारे लिए ज़रूरी होती है जिसमें प्रोटीन का हिस्सा ज़्यादा होता है। यानी एक दिन में प्रोटीन किसी भी चीज़ में एक दफ़ा लेना ज़रूरी है? सुबह में भी लें, थोड़ा बहुत दोपहर में भी लें और रात में भी लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि तमाम फूड ग्रुप्स जो हैं उसमें से थोड़ा एक टाइम पे मौजूद हो ताकि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। सही। अच्छा, एक सवाल ये कि जैसे बाज़ार से जो ख़रीदने वाला गोश्त है और कुर्बानी के गोश्त में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको ये बात बताऊं कि जो बाज़ार से हम गोश्त लेते हैं वो प्रॉपर कसाई काटता है, ठीक है। और जबकि कुर्बानी के दिनों में वल्लाह आलम बहुत लकी हैं आप, और आपसे वो बहुत ज़्यादा पैसे ना ले तो आपको प्रॉपर कसाई मिल जाता है। नहीं तो आपको पता है हर घर कोने कोने में बंदे खड़े होते हैं जो काटने लग जाते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई होती है, उनको प्रॉपर काटने का तरीका नहीं आता, उनको हैंगिंग टाइम का नहीं पता, उनको प्रॉपर ज़िबिया की टेक्निक्स नहीं पता, सेफ्टी मेजर्स नहीं पता, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रख के किस तरह से स्लॉटरिंग किया जाए, वेस्ट मैटर कैसे डिस्पोज किया जाए। आपने देखा होगा पड़ी रहते हैं, आते हैं और चिड़िया सारी जगहों में, तो ये सब चीज़ें से वो लोग यूज़ टू नहीं होते। सबसे बड़ा मसला जो आता है वो मैं आपको यहाँ बताऊं कि जब ज़िबिया हो जाता है, जब से गश करके एकदम से ब्लड निकलता है, तो अक्सर देखा ये गया है कि जो मेक शिफ्ट वाले कसाई जो होते हैं वो उसको प्रॉपर हैंगिंग टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से ब्लड पूरा ड्रेन नहीं होता, ठीक है। ब्लड पूरा ड्रेन नहीं होता और वो उसमें फिर स्मेल रह जाती है, ब्लड उसके अंदर रह जाता है। जैसे आप बाज़ार से झटके की कटी हुई चिकन जो होती है वो क्यों हमारे उलमा मना करते हैं, क्योंकि उसमें से ब्लड ड्रेन नहीं हुआ होता और वो मोज़रे सेहत होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका मीट जो है प्रॉपर एनिमल कटने के बाद, चाहे वो लैम हो, चाहे वो शीप हो, चाहे वो गोट हो, चाहे वो काव हो, चाहे वो कैमल हो, उसका तरीका होता है कि यू हैव टू लेट इट हैंग एंड लेट द ब्लड रश आउट सो दैट कि उसमें से ब्लड निकले। आपको पता है ब्लड इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर बैक्टीरिया और जरासीम के ग्रो के लिए, इसलिए कहा जाता है कि उसको बह जाने दें फिर उसके बाद प्रॉपर कटिंग करें। लेकिन डॉक्टर शबनम रिज़वी,
साहिबा, हमने देखा है जैसे बचपन से अब तक हम ये देखते हैं कि जब कसाई उसको काटते हैं और वो एक निकलता है, उसके बाद कुछ देर के लिए सिर्फ समटाइम 10-20 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं, जैसे कहते हैं ठंडा हो गया। उसके बाद वहीं पर ही ख़ास तौर पे काऊ को कहा जाता है कि वहीं पर इसकी खाल उतारते हैं और गोश्त बनने लग जाता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करें? देखिए, आप बॉस तो आप ही है ना, कुर्बानी तो आपकी है। आपको इंसिस्ट करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर तरीके से स्लॉटर हो, ठीक है। उसको कम से कम 3 से 4 घंटे ठंडा होने का टाइम है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि 5 से 10 मिनट में ठंडा हो जाता है, नहीं। इट टेक्स टाइम कि ब्लड पूरा ड्रेन हो। उसका तरीका यही होता है कि उसको आप हैंगिंग छोड़ दें ताकि पूरा ब्लड ड्रेन हो जाए, और फिर जब वो ड्रेन हो जाए उसके बाद आप लेकिन जैसे कसाई आप कह रहे हैं ना कि वो तो एक के बाद एक टाइम बने हुए होते हैं कि बस यहाँ काट के वहाँ जाना है, और वो अगर हमें नहीं दे रहे टाइम और वो फ़ौरन निकल रहा है, तो हमें क्या फिर करना चाहिए उसका? आपको करना यही पड़ेगा कि आप उसको सुपरवाइज करें। अब जितना जहाँ तक पॉसिबल होता है अपनी डिमांड आप जाहिर करें, और जब वो स्लॉटर होके मीट जब आपको मिलता है, जैसे पूरा मिक्स करने के बाद, तो वो आप जो हिस्से आपने अलग निकालने, गरीबों का अलग, रिश्तेदारों का अलग और घर के लिए अलग। फिर उसके बाद आता है अमल कि आप अपने वाले गोश्त को भी ठिकाने लगाएं, और ज़ाहिरी बात है प्रॉपर तरीके से पैक करके आपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गरीबों में बांटना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताऊं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि मीट की कटिंग जो है ना वो एक साइज़ की हो। आप समझ रहे हैं, बहुत बड़े पीसेस, बहुत छोटे पीसेस, तो वो आपको स्टोर करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बेहतर होता है कि एक साइज़ के आप कटिंग करवाएं। अच्छा, जब अब आपकी कटिंग हो गई तो हमारे यहाँ त्यौहार में मतलब ये समझा जाता है उफ अब कलेजी खानी है, तो जैसे ही वो कलेजी का पूरा पोर्शन आता है, जैसे ही यहाँ कटी सबसे पहले घरों में उस दिन तो हर घर में जिस जहाँ कुर्बानी होती है कलेजी बन रही होती है, फ़ौरन कटी और फ़ौरन जी जी। तो उसका तरीका ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा रनिंग वाटर में नहीं, लेकिन थोड़े से हल्के से पानी में डिप करके उसको निकाल दें फ़ौरन। बहुत ज़्यादा उसको रगड़े नहीं, ऐसे ऐसे जिसका कहते हैं कि निकाल के बिल्कुल साफ करें आप ऐसा रगड़े नहीं। लेकिन उसमें फिर जाहिर बात है आप उसके पीसेस बनाएं, कटिंग करें, और उसको जो है ना आप पका दें फ़ौरन। अगर आपने उसको स्टोर करना है तो मेक श्योर फिर आप उसको वॉश नहीं करें, ठीक है। डैब करके कपड़े से या टिश्यू से, जो होता है ना वेट टॉवल जिसे कहते हैं, उसे डैब करके उसको आप अलग बोटियां बना के फ़ौरन पैक करके फ्रीज़र में डाल दें। अच्छा, एक चीज़ का ये ख्याल रखिएगा कि लेट से आप कलेजी भी बना रही हैं, लेकिन आपको पता है ना शरई हमें ये करना होता है कि हम हर जितनी भी कटिंग है वो सारा एक साथ मिक्स करते हैं, सबको हर चीज़ थोड़ी बराबर जानी चाहिए, बराबर से जानी चाहिए। तो वो आप प्रॉपर तरीके से कर लें। अब आप आ जाएं कि आपने जो घर में लेट से आपका इतना बड़ा बॉक्स है या जो कुछ भी है, आपने अपनी पसंद से जो भी कटिंग करवानी है, पाए आपने जो है सिकवाने के लिए भेज दिए, और उसके बाद उसको वॉश करके डैप करके फ्लैट प्रॉपर प्लास्टिक बैग्स में डालें। यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगी, ये जो काले, पीले, नीले, हरे रंग के जो शॉपर्स होते हैं ये बिल्कुल सेहत के लिए बेहतर नहीं होते हैं। ये बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं बिकॉज वो फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं होता। तो कोशिश ये कीजिए जो सीलेबल बैग्स आती हैं, जी जी जी, या तो वो इस्तेमाल करें, या तो फिर प्रॉपर प्लास्टिक के डब्बे जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये किस ग्रेड का प्लास्टिक है और फूड सेफ है या नहीं, वो यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पर नया ट्रेंड निकल पड़ा है कि वो डिस्पोजेबल वाले डब्बों में पैक करके लोग फ्रीज़र में रख देते हैं, तो वो बिल्कुल ही लोएस्ट ग्रेड ऑफ प्लास्टिक होता है, और उसमें तासीर ये होती है कि कुछ देर फ्रीज़र में रहने के बाद ना वो चटक जाती है। जी तो उसमें इट इज़ वेरी बैड। एक तो ये कि उसमें चिल लग जाती है गोश्त को, दूसरा ये कि वो उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, मेसी हो जाता है, मतलब फिर बार बार आपको फ्रीज़र साफ़ करना पड़ता है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, अभी जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने फ्रीज़र को ईद उल अज़हा से 2-3 दिन पहले प्रॉपर तरीके से उसको साफ़ सुफ करके एयर आउट करके प्रिपेयर करके रख दें, और उसको मतलब जब ऑन करें या चालू करें तो उसको बगैर डिस्टर्बेंस के बार बार खोल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो डीप फ्रीज़र चेस्ट वाला हो या अपराइट फ्रीज़र हो, उसको प्रिपेयर करके रख दें ताकि जब आप मीट स्टोर करने लगें तो ज़ीरो टेम्परेचर ना हो, मतलब बिल्कुल ही उसी वक्त ऑन किया हुआ ना हो, और साफ़ सुथरा हो। जब साफ़ सुथरा होगा, जब आप पैकिंग करके उसमें जब लगाएंगी अंदर, तो वो आपके पास स्पेस प्रॉपर होगी ना, तो उसमें आप जैसे जो पहले सारा मीट कट के आ गया वो पहले लेयर पे लगाएंगे,
मेक श्योर कि आप उतना ही मीट उसमें पैक कर रहे हों जितना आपने एक टाइम पे कंज्यूम करना है। जितने घर के अफराद हैं उस हिसाब से अंदाजन आपने अपनी बोटियों को कटवाया और उसको पैक कर दिया। लेट्स से घर में 2 अफराद हैं तो पाव भर गोश्त एट अ टाइम पैक कर दें। बेशक आप उसका रोस्ट बनाना है, उसके ऊपर रोस्ट लिख के लेबल लगा दें। आपने उसके कोफ्ते बनाने हैं या फ्राई मीट खाना है या लिवर का, जो भी प्रॉपर तरीके से उसको सिस्टमेटिकली करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होता है। जी फ्रीज़र को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके तैयार कर दें। आपने पैकिंग का जो सामान रखना है जिसमें आपने पैक करके खुद भी रखना है और दूसरों को भेजना है, तो वो भी फूड ग्रेड प्लास्टिक या शॉपिंग या प्लास्टिक का बैग हो या बॉक्सेस हों जो आपको लगे कि ये इनफ है टू कैरी इट, वो आप कीजिएगा। दूसरी बात ये, जब आप पैक कर रहे होते हैं तो टेबल टॉप के ऊपर फ्लैट रख के आप प्रॉपर तरीके से मीट अंदर डाल दें। अच्छा। उसके बाद उसको प्रेस करें और जो सीलेबल बैग होती है उसमें से एयर निकाल दें ताकि वो फूला फूला सा ना हो। ठीक है, जब आप एयर निकाल के उसको पैक करके रखेंगी तो वो क्लोजली प्रॉपर तरीके से जम भी जाएगा और आपका ना सिस्टमेटिकली फ्रीज़र के अंदर पाई भी हो जाएगा। तो ये करना ज़रूरी है। अगर आप बॉक्सेस में रख रहे हैं तो कुछ मीट तो फिर आप बॉक्सेस को क्लीन और ड्राई करके मीट को उसमें डालें और उसके ऊपर लेबल लगाएं और सिस्टमेटिकली एक ही तरह के बैग्स लें। मतलब अगर आपने लेफ़्ट साइड पे बैग्स लगाई हैं तो एक ही साइज़ के बैग्स हों, और अगर आपने बॉक्सेस लगाई हैं तो एक ही तरह के बॉक्सेस लगाए हुए हैं। जब आप उसके ऊपर लेबल लगा देंगी तो वो आपके लिए आसानी होगी। हाँ, जब जैसे फ्रीज़र खोला और उसमें से किसी से कबाब का बनाना है तो फ़ौरन निकाल लिया। बिल्कुल, यही मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि सबसे पहले जो आपने पहले इसका जवाब दे दिया कि गोश्त को किस तरह स्टोर किया जाए, तो आपने इसका बेहतरीन तरीका ये बता दिया कि हम या तो बॉक्स में रखें या इस तरीके से शॉपर्स में रखें। शॉपर्स नहीं, सीलेबल। हाँ, याद एक चीज़ रखिएगा, फूड ग्रेड प्लास्टिक होना चाहिए। अच्छा, जो ये काले पीले शॉपर्स जो हमें शॉपिंग मॉल्स में इधर उधर मिलते हैं, दे आर नॉट हेल्दी एट ऑल। उसमें वो केमिकल्स डले हुए होते हैं जो कि हमारे मीट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, एक और बात, अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक लेते हैं ना तो वो फ्रॉस्ट बाइट की तरह नहीं होता। जैसे ना उसको हम कहते हैं फ्रीज बाइट, कि वो नहीं होता। उसमें प्रॉपर तरीके से, अगर पतली झिल्ली वाला होगा कहीं से क्रैक हो जाएगा तो आप देखेंगे उसमें हवा लग जाती है तो वो ग्रे रंग का स्पॉट टाइप का हो जाता है, वो कड़क भी हो जाता है, उसमें टेस्ट भी नहीं आता। होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मीट अजीब सा हो जाता है, खाने में भी अजीब लगता है। तो बेहतर होता है कि आप प्रॉपर पैकिंग मटीरियल में प्रॉपर तरीके से इसको पैक करें। अब जैसे आप किसी भी अच्छे से सुपर स्टोर में जाएँ तो आप देखते हैं कि वो फॉइल नहीं, या फॉइल की ट्रे में या फोम की ट्रे में पैक करके रखते हैं, ऊपर से प्लास्टिक। हाँ, ऊपर से प्लास्टिक लगा देते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं है। जी। परमानेंट करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का डब्बा या बैग्स में प्रॉपर तरीके से सील करना होता है। अच्छा, जहाँ हम अब पैकिंग की बात कर रहे हैं कि हम स्टोर करें, तो जो मीट कट के आता है उसको आपको चाहिए कि आप लेट से 1 किलो जितना गोश्त है जी। आपने एक प्रॉपर इतने साइज़ के देगची में पानी डाला और इस गोश्त को इसके अंदर इमर्स कर दिया। इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें ताकि वो जो है ना ब्लड का स्मेल वो उस मीट में से उतर जाए। जस्ट मिक्स इट अप। ऐसे आप सिरके वाले पानी में डालें और मीट को मिक्स करें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसको छन्नी से ड्रेन कर दें। जब वो ड्रेन हो जाए तो उसको छन्नी में दोबारा रख के कपड़े से डैब कर दें या किचन टॉवल जो होता है उससे डैब करके उसको ड्राई कर दें। जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद अपने हिसाब से उसके पैकेट्स बना के उसको फ्रीज़र में प्लेस करना शुरू कर दें। कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपने लेयर पहले नीचे लगाई है ना उसको तकरीबन 10 आवर्स बाद फ्लिप कर दें ताकि वो प्रॉपर तरीके से, हाँ, जैसे सबसे नीचे वाला ना जम जाता है जल्दी तो उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर वाले को नीचे ले आएं, लेकिन बार बार फ्रीज़र ना खोलें। कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपने आज डाल दिया, बेशक आप उसमें थर्मामीटर लगा दें जो फ्रिज थर्मामीटर होता है ताकि आपको पता चल जाए। तो एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स बाद आप ये करें ताकि मीट प्रॉपर्ली फ्रीज हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको पहले बताना भूल गई थी कि जब मैंने बात की थी कि फ्रीज़र प्रिपेयर करें तो मेक श्योर कि उसका थर्मोस्टेट जो है 0 तक आ जाए, -1 तक भी आ जाए तो भी बेहतर है, क्योंकि हम लोग घर में जो करते हैं ना उसमें ब्लास्ट फ्रीज़र नहीं होता
जो कि इंस्टेंटली हर चीज़ को फ्रीज करे। तो हमारा स्लोली 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 करके टेम्परेचर राइज होता है फ्रीज़र के अंदर, मतलब ड्रॉप होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम जब उसको प्लेस करें तो लेट से अभी आपने जैसे 6 kgs 8 kg जो भी आपने पैक किया उसको बंद कर दिया, उसको छोड़ दें 5-6 घंटे बाद, देन यू फ्लिप इट। और ज़्यादा देर फ्रीज़र खुला नहीं रखना। अच्छा, जहाँ तक फ्रीज़र का ताल्लुक है, एक छोटी सी टिप मैं देनी चाहूँगी। हमारे यहाँ कंट्री में ना 2 टाइप के फ्रीज़र्स आ रहे हैं। एक तो होता है फ्रॉस्ट वाला और एक होता है नॉन फ्रॉस्ट वाला। फ़ायदेमंद हमारी कंट्री में फ्रॉस्ट वाला इसलिए होता है कि हमारी बिजली जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से आती है और अपनी मर्ज़ी से जाती है। उस सूरत में वो फ्रॉस्ट वाला जो फ्रीज़र होता है ना वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि अगर आप उसको दरवाज़ा उसका ना खोलें तो टेम्परेचर, हाँ, तो वो बार बार जो अप एंड डाउन टेम्परेचर से मीट की क्वालिटी और उसकी हेल्थ ख़राब होती है, हेल्थ से मेरी मुराद सेफ्टी ख़राब होती है, उससे हम बच जाते हैं। तो कोशिश जो भी घर में मौजूद है, ज़ाहिर बात है हम उसी को यूज़ करेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें फ्रॉस्ट वाला हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन वही है। अच्छा, हम कुर्बानी का गोश्त है कितने वक्त तक स्टोर कर सकते हैं? देखिए, आइडियली अगर प्रॉपर्ली तरीके से स्टोर किया हुआ हो तो मैक्स जो है वो आप 6 मंथ्स तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ बिजली नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉपर स्टोरेज टेक्निक्स नहीं है। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से, जैसे आजकल वो है ना सक्शन वाले आई हुई हैं इक्विपमेंट्स, आपने देखा होगा फेसबुक पे बिकती हैं कि वो एयर आउट सक्स करके और फिर उसको फ्लैट करके फिर फ्रीज़र में डालते हैं। उस सूरत में तो आप उसको ज़्यादा अरसे तक कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एडवाइजेबल, मतलब मैं एज अ प्रोफेशन जो है, वैसे तो हम हर चीज़ ताज़ी खाना चाहते हैं, तो फिर मीट का भी इसी तरह से कंज्यूम करना चाहिए कि आप लिमिटेड 3 to 6 मंथ्स, मे बी 8 मंथ्स तक कर लें। लेकिन मकसद कुर्बानी का ये नहीं है। कुर्बानी का मकसद ये है, एक तो हम सुन्नत इब्राहिमी को करें, सेकंड हम डिप्राइव्ड हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं हम उनको सपोर्ट करें। ये नहीं कि आपने पूरा कटवाई, मतलब कुर्बानी दी अपना फ्रीज़र भर दिया, तो वो वैसे भी इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि मीट हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, तो वाई वेस्ट। तो जितना आपके पास क्वांटिटी ऑफ मीट है आप उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करें। हाँ, यहाँ पर एक मैं बात बताऊंगी, लेट से आपने फ्रीज़र में सारा पैक कर दिया, अब आप कल सुबह के लिए सोच रही हैं कि मैं जो है गोश्त का कबाब बनाऊंगी, तो आप उसको रात में फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज वाले सेक्शन में प्लेट के अंदर सबसे नीचे रखें, ताकि उसकी ड्रिपिंग्स कहीं पर ना गिरें। तब आप सुबह में जब उठेंगी तो वो तकरीबन थॉ हो चुका होगा और वो आसानी से थॉ हो जाएगा। सेकंड तरीक़ेकार थॉ करने का होता है कि माइक्रोवेव को यूज़ करें, उसमें थॉ का ऑप्शन होता है, वो कर लें। जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है और उनको इंस्टेंटली खाना पकाना पड़े, तो उनके लिए तरकीब यही हो सकती है कि वो खुले पानी के टैप के नीचे ये वाला जो पैकेट वाला जो वो है उसको पानी में इमर्स कर दें और रनिंग छोड़ दें 15 मिनट के लिए, और फिर उसको इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नहीं कर सकते जैसे अगर हमें सुबह बनाना है, रात में निकाल के हमने बाहर रख दिया? बाहर बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल नहीं। एक तो ये गर्मियों का मौसम है, ठीक है, और जहाँ टेम्परेचर गिरना शुरू होता है ना, आपको पता है वो जरासीम और बैक्टीरिया जो मेरे दोस्त हैं वो आके उसके ऊपर हमला कर देंगे, तो उससे मीट की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है और मुज़रे सेहत भी हो सकता है। तो बेस्ट तरीका जो मैं समझती हूँ अपने लिहाज से वो यही है कि आपने प्लान कर लिया कि रात में मैंने कल सुबह ये बनाना है, आप उठा के उसको फ्रिज वाले लोअर सेक्शन में रख दें ताकि वो सेफली थॉ हो जाए कूलिंग टेम्परेचर पे। एकदम टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, वो आहिस्ता 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 करके वो थॉ होना शुरू हो। लेकिन जैसे अगर ज़्यादा गोश्त है, जैसे अभी बकरीद का आपको पता है, बकरीद में बारबेक्यू बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सब ख़ानदान वाले एक जगह जमा होते हैं तो अच्छी क्वांटिटी में होता है, अगर हम उसको जैसे फ्रीज में नहीं आ रहा तो हम बाहर नहीं रख सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसका तरीका आप इस तरह से कर सकती हैं कि आप उसको मैरिनेट करके रख दें। लेट से सुबह कुर्बानी ली है, आपके पास अच्छा खासा मीट जमा हो गया और रात में बारबेक्यू का प्रोग्राम है, तो आप फ़ौरन उसको धो के उसके अंदर जितने आपने प्रिजर्वेटिव्स, मतलब जितने मसाले डालना है, जिसमें सिरका भी पड़ जाता है, नमक भी पड़ जाता है, थोड़ा सा पपीता भी बन जाता है, सब कुछ लग जाता है, उसको फिर आप कूल रखें, बाहर बिल्कुल नहीं रखें। अच्छा, फ्रिज सेक्शन में रखें, मगर उसको ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा ना रखें। गर्मियाँ हैं और ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। चूँकि आपने बारबेक्यू का जिक्र किया, मैं एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि
एडिबल पोर्शन जो होता है ना, बाइट साइज होता है, मतलब 2 आउंस की बोटी से ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, क्योंकि उसको भूनते वक्त या पकाते वक्त वो अंदर से गलता नहीं है। गलता। हाँ, तो फिर उसमें क्या होता है, आप ज़्यादा देर जब पकाएंगी तो फिर वो जल जाएगा, फिर जलने के अमल में आपको पता है वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। वैसे भी बारबेक्यू कम खाना चाहिए और उसका तरीका ये होना चाहिए कि इनडायरेक्ट कुकिंग हो। आजकल तो नए नए तरीके निकल आए हैं, आप माइक्रोवेव आप एयर फ्रायर में कर दें, अवन में कर दें, या फिर आप अगर उसको बना ही रहे हैं कोयले पर तो उसके ऊपर जाली नुमा शीट लगा दें, ताकि ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ जो कोयला का कार्बन होता है वो ना। जैसे ग्रिल में भी होता है ना, ग्रिल पैन्स आते हैं ना? पैन्स आते हैं, उसमें रख देते हैं। जी, यानी इसके लिए ये कि अगर हम बारबेक्यू कर भी रहे हैं, जैसे साल में एक बार सब मिलके करते हैं, तो उसमें जो है हम जो गोश्त के पीसेज हैं वो हम बहुत छोटे छोटे 2 इंच से ज़्यादा बड़े ना हो, सही। ताकि वो प्रॉपरली कुक हो जाए ना। अब सही। हमारे पास थर्मामीटर तो नहीं होता ना कि हम किसी पे थर्मामीटर, फूड ग्रेड थर्मामीटर होता है जिसमें आप टेम्परेचर चेक करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि जी हाँ ठीक है 160 तक चला गया तो मीट टेंडर हो गया एंड इट्स सेफ टू ईट। सही। तो ऑन द सेफर साइड होने के लिए हम ये कहते हैं कि 2 इंच की बोटी इतनी सी होती है, आप देखें घर में इतनी ही साइज की बोटी बनती है, बस वो दैट्स इनफ। वो बड़े बड़े चंकी मीट ना बनाए। वो बड़े बड़े चंकी मीट इसलिए बनाते हैं हम लोग, दिल ज़्यादा हो जाता है कि जी गेस्ट को बुरा ना लगे और ज़रा खूबसूरत लगे, लेकिन वो हार्मफुल रहता है बिकॉज अक्सर वो अंदर से जो है कच्चा नहीं, यानी वो सेहत के लिए सही नहीं। अच्छा, हमारा जो ये फ्रोज़न मीट होता है इसे कैसे और कब तक इस्तेमाल कर सकते? देखिए फ्रोज़न मीट को मैंने जैसे बताया स्टोर करने का जो तरीका है, बताया था 3 to 6 मंथ to 8 मंथ, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो भी तब आप कर सकते हैं जब आपने पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ उसको प्रॉपरली स्टोर किया। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपने कोई पैकेट निकाला है और उसको आपने रूम टेम्परेचर पे ले आए तो उसको वापस फ्रीज़र में ना डालें, उसको आप अदरक लहसुन पानी नमक डाल के बॉईल कर लें और फिर उसको स्टोर करके डब्बे में अंदर रखते हैं फ्रीज़र में। बार बार ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना, उससे गोश्त खराब होने का खतरा होता है। अच्छा, जैसे अगर ये होता है कि हम एक पैकेट निकाल लें अपने घर के लिए और जैसे कोई फैमिली आ गई, दूसरा पैकेट भी निकाला, उसमें से हमने अगर आधा लिया तो वो आधा जो है उसको भी हम लहसुन अदरक में करके फिर वापस रखें, बॉईल करके हाँ, फिर वापस रखें, ऐसे ना रखें। ऐसे ना रखें। बिल्कुल सही। अच्छा, गोश्त गलाने का जो महफूज तरीका है वो क्या है? जैसे अभी आपने सिरके का बताया कि उसके अलावा बेस्ट तरीका जो होता है ना कि वो आप उसको स्टैंडिंग टाइम बढ़ा दें ताकि वो हो जाए। दूसरा 2-3 तरीके हैं, नमक लगा के भी स्टोर कर सकते हैं। आपको पता है गोश्त प्रिजर्व करने के लिए भी पुराने ज़माने में आप दादियों नानियों से सुनते होंगे कि वो लोग कुर्बानी के गोश्त को नमक लगा के और फिर हैंग करके रखते थे ताकि सन ड्राई हो जाए और फिर उसको प्रिजर्व करते थे। तो वो एक तरीका वो भी है। दूसरा तरीका आपका प्रिजर्व करने का ये होता है कि आप उसको पपाया लगा के वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि क्वांटिटी ऑफ पपाया जो हम उसको लगा रहे होते हैं वो बहुत एक्सेसिव होता है। उससे लोगों को फिर डायरिया और नौजिया और वो सब हो जाता है, बिकॉज इससे हो जाता है जी एक्सेसिवली आप डाल रहे हैं। अब आप देखिए 1 kg ऑफ मीट आपने लिया है, ठीक है, बोटियाँ जो है, और उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भर के 4-5 ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ होता है, जैसे गिलावटी कीमा आपने सुना होगा, तो उसमें पपीते का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो तकरीबन अगर मैं बोलूँ कि 1/2 kg अगर मैं ले रही हूँ तो वो पूरा उसमें डलता है। ये तो फिर उसके लिए सेहत बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही ख़राब, बहुत ज़्यादा है। और कच्चे पपीते से बेहतर होता है कि आप पका हुआ पपीता इस्तेमाल करें, तो उससे गल जाएगा। बिल्कुल गल जाता है, बिल्कुल गल जाता है। बाहर तो लोग पाइनएप्पल का जो होता है ना, पाइनएप्पल कट पाइनएप्पल्स जो होते हैं रॉ लेके उसको लगाते हैं, उससे गल जाता है। फिर दूसरा आप सिरका और मसाला लगा के रखते हैं, उससे गल जाता है। बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप प्रेशर कुकर कर लें तो वो गल जाता है। हाँ, उससे। और जो मसनूई तरीक़ेकार होते हैं उनसे बचना चाहिए, जिसमें वो मीट टेंडराइजर्स और उसमें जो सॉल्ट्स यूज़ होते हैं, पाउडर्स आते हैं उसको गलाने की, उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं जो कि मीट को थोड़ा सॉल्टी भी कर देते हैं। और फिर जो हमारे घरों में कुछ लोग ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो फिर उनके लिए मतलब बुरा होता है। तो नेचुरल तरीके से उसको गलाएं, कम इस्तेमाल करें। 1 kg के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 टीस्पून ऑफ पपाया जो है क्रश करके डाल दिया, वो भी स्किन उतार के, जस्ट इंटरनल मैटर, ताकि वो हार्मफुल नहीं रहे। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, देखें आपने मीट को टेंडराइज़र लगा दिया,
उसको आपने छोड़ दिया, विदिन 20 मिनट्स यू शुड वॉश इट, वॉश इट, ताकि उसमें से वो अमल जो शुरू हुआ है मीट गलाने का वो स्टॉप हो जाए। फौरन गला देना है, वो फौरन वॉश कर देना है उसको आधे घंटे में, 15-20 मिनट में, 10-20 मिनट से ज़्यादा आपको। वरना तो अमूमन होता है ना कि उसको लगा के रखा हमने और उसी में फिर उसको चूल्हे पे चढ़ाया, मसाले डाले, उसको हम धोते नहीं हैं। इट्स नॉट गुड, बिकॉज अच्छा। एक्टिविटी चल रही होती है बहुत देर तक और बहुत से लोगों को हजम नहीं होता, जैसे छोटे बच्चे हैं, जी घर में बूढ़े हैं, या जिनको स्टमक के इश्यूज हैं, उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और इसकी वजह से ना यू फील बेल्चिंग, जैसे डकारें आ रही हैं, बदहजमी जैसी फीलिंग होती है बिकॉज ऑफ दैट पैपियन। ओहो, चलिए ये एक नई चीज़ हमारी इल्म में आई। अच्छा, जब हम गोश्त खा रहे हैं और जैसे ईद उल अज़हा के वक्त में हम ज़्यादा गोश्त खाते हैं, तो उसके साथ कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो उसके साथ खानी चाहिए? देखिए वही पुरानी मेरी बात, आप बेशक खाएं। लेट्स से आपने कढ़ाई गोश्त बनाया है, ठीक है, बिल्कुल। आप कढ़ाई गोश्त बना तो रही हैं, लेकिन उसके साथ साइड डिश के तौर पे आप थोड़ी सी सब्जी, जैसे सौते की हुई हल्के तेल में बनी हुई, नमक काली मिर्ची जैसे ईरानी लोग खाते हैं ना, जी। सब्जियों का इस्तेमाल उनका ज़्यादा होता है। या आप रायता सैलेड बना लें। सैलेड जो है बहुत कलरफुल टाइप का, जो है इसमें आपने गाजर भी डाल दी, कि वो भी डाल दिया, बेशक कैरी भी डाल दें, आप खीरे भी डाल दें, सलाद के पत्ते भी डाल दें, उसके अंदर बीन्स भी डाल दें, थोड़ा सा हेल्दी बना दें, उसको इस्तेमाल करें। साथ में थोड़ी सी दही ले लें, तो वो एक बैलेंस कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चपाती या नान जो भी यूज़ करें, मेरा वही पुराना नुस्खा है, प्लेट के 4 हिस्से करें, एक हिस्सा आपका गोश्त हो गया, 2 हिस्से आपके सलाद और सब्जी हो गए, और एक आपकी रोटी या चावल हो गया। सबसे बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखें जैसे जैसे मीडिया हमारा मतलब मीडिया वाली दुनिया बढ़ती जा रही है, लोगों को आगाही आती जा रही है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मेन्यू प्लानिंग करते हैं ना हम दावत की या गेट टुगेदर की, तो उसमें जैसे आपने बारबेक्यू का जिक्र किया, ठीक है, बारबेक्यू रखा है तो आप उसके साथ कैरेट के पीसेस, शिमला मिर्च के पीसेस, प्याज के पीसेस, इस तरह की चीज़ें उसको भी ग्रिल कर दें। छोटे छोटे टमाटर, छोटी छोटी प्याज, छोटे छोटे, और टमाटर तो ग्रिल के बहुत अच्छे हो जाते हैं, और हरी मिर्चें जैसे शिमला मिर्च वगैरह, वो साथ में आप ग्रिल कर दें, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वो भी बताया आपने। हाँ, साथ में सैलेड रख दी, रायता रख दिया, क्योंकि हर एक के घर में ना बारबेक्यू बहुत होता है, कलेजियाँ फ्राई होती हैं, तो उनके साथ अगर आप इस तरह की चीज़ें रखें तो आपका मिशन कि हेल्दी डाइट भी हो जाए, ओवर ईटिंग भी ना हो, और आप इंजॉय भी करें। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि पैक्ड मसाले ना यूज़ करें। घर में अब तो बहुत रेसिपीज़ आ गई हैं, यूट्यूब से देखें और ख़ुद घर में फ्रेशली लेके पैक करें, क्योंकि वल्लाह आलम हमें नहीं पता उसके अंदर क्या क्या और मज़ीद केमिकल्स हैं। अब जैसे फ्लेवरिंग के लिए उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे सोडियम बढ़ जाता है, कहीं पे सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स डाल दी जाती हैं जो कि हमारे गुर्दों के मरीज़ हैं, या जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या जिनको और भी सेहत की प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए सेफ़ नहीं होता। मुझे पता है जो कंपनी वाले होंगे वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी है कि आप घर में बना लें। अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे लोग हैं जो घर के मसाले सारे बता रहे हैं, बेस्ट खुद ही घर में लाएं, भुने, एक एंजॉयमेंट होता है, तैयारी होती है, उसको एंजॉय करें। अच्छा, सबसे आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि ईद उल अज़हा में डाइटरी प्लान हमारा क्या होना चाहिए? हेल्दी, बिल्कुल ठीक है। हेल्दी से मेरी मुराद, ठीक है, हम सुबह उठते ही कुछ लोगों के यहाँ तो सुबह सुबह आई नो कि 8 बजे में कलेजी आ जाती है, मेरे नेबर्स हैं वहाँ से कलेजी तल के आ जाती है, तो आप बेशक खाएं, लेकिन देन डोंट अकम्पनी इट विद पराठा। आप रोटी के साथ खाएं, थोड़ा रायता सैलेड रख लें और इन्जॉय करें, लेकिन ओवर ईट ना करें। मैंने जो देखा है, देखिए 4 आउंस जितना मीट जो होता है ना, इट्स अबाउट इतना सा, लाइक 3-4 टेबल स्पून, दैट्स इनफ। ओवर ईट ना करें, क्योंकि अगर आपने सुबह में ये खाया, दोपहर में आपने कोरमा कढ़ाइयाँ खाई, रात में आपने टिक्के बिरयानी खाई, तो फिर तो पेट बेचारा मासूम बीमार तो हो ही जाएगा, आपको डायरिया तो होगा ही होगा। तो उससे बेहतर यही है कि आप जो भी चीज़ प्लान कर रहे हैं उसके अंदर यू मिक्स एवरीथिंग, लाइक आपने रायता भी रख दिया। आई वेंट टू अ दावत लास्ट ईयर जिन्होंने बारबेक्यू के साथ दे हैड केप्ट दाल ऑल्सो, दाल चावल भी रखी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मतलब इट्स हेल्दी ना कि आपने दाल चावल रख दिया, सैलेड रख दिया, मतलब आपने
कबाब और जो बोटियाँ तली हुई हैं या टिक्के बने हुए हैं, उसके साथ आपने थोड़ा थोड़ा हर चीज़ लेके आप फिल कर दिया। यहाँ पे मैं पुरानी बात रिपीट करूँगी, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, नॉर्मल नेचुरल मशरूबात का इस्तेमाल करें। स्कंजबीन हमारी बहुत हेल्दी होती है। हमारे आम का या कैरी का जूस हम जो गर्मी के लिहाज से बनाते हैं वो बहुत अच्छा होता है। फालसे का हम शरबत बनाएं वो यूज़ करें, लेकिन खुदारा पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं इन सबको अवॉइड करें। जो टेट्रा पैक की शेप में जूसेस आते हैं वो भी हेल्दी नहीं होते, उनमें भी कोई तासीर नहीं होती सिवाय शुगर के। ये मैं बात ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत हेल्दी सेहत दी है, मतलब अच्छी सेहत दी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको संभालें, इंजॉय भी करें। फेस्टिवल्स का महीना है, लेकिन ओवर ईटिंग से जहाँ तक मुमकिन हो उसको अवॉइड करें। तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि जब आप खाने बैठे उससे थोड़ी देर पहले थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लें, ताकि आपका ओवर ईटिंग का सवाल ही पैदा ना। बिल्कुल, वरना अमूमन जैसे बारबेक्यू में सबसे पहले तो ये होता है कोल्ड ड्रिंक का है एहतमाम किया जाता है, इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा यूज़ इसी वक्त में किया जाता है। लेकिन आपने दोबारा से हमारा ये इस बात को याद दिला दिया कि हम इससे अपने आप को बचाएं और दूर रखें अपनी सेहत के लिए। जी बिल्कुल, सेहत है तो जहान है। जहाँ में बेशक, बिल्कुल ठीक। चले, बस हम अब वक्त की कमी की वजह से हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पर लाते हैं और डॉक्टर शबनम रिजवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमें किस तरीके से गोश्त को फ्रीज़ करना है, स्मेल किस तरह निकालनी है, किस तरह उसे गलाना है। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। आप सब अपना बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।